तरंग भंग रंजितम ऋषत्सुपापजातजातकारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीत्यारिवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। आज इस रानी दुर्गावती संग्रहालय के पावन परिसर में कला वीथिका में जल संसद का आयोजन। ये जल संसद एक अनूठा विचार है। जल संसद के माध्यम से लगभग 10 वक्ताओं ने जल की आवश्यकता, वर्तमान स्थिति, भविष्य की चिंता और उसके लिए हमारी भूमिका, इन सारी बातों का विस्तार से यहाँ पर चिंतन किया। बहुत अच्छी बातें युवाओं के बीच से, बच्चों के बीच से, उनके माध्यम से, उनके वक्तृत्व के माध्यम से निकल करके आए और मुझे लगा कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, इसलिए क्योंकि हमारा युवा जाग रहा है। हमारे युवा के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जल को लेकर विचारों की स्पष्टता है और इसलिए मुझे लगता है कि समाज के प्रबोधन का कार्य बड़े लोग करें, उससे अच्छा है कि ये बच्चे समाज को दिशा दें। किस प्रकार हम जल का संरक्षण करें, किस प्रकार हम नर्मदा जी के जल का संवर्धन करने का प्रयत्न करें, पौधारोपण करें, जल के अंदर किसी भी प्रकार का जो कूड़ा कचरा होता है वो ना डालें। इन बातों को लेकर के जो छोटे छोटे बच्चों ने बातें कही, बहुत बड़ी बातें कही, मुझे लगता है कि हम सबको उनका अनुकरण करना चाहिए, जल को संरक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब का यह अभिनंदन है, जबलपुर शहर संसाधनी का अभिनंदन है और जन अभियान परिषद के प्रदेश के उपाध्यक्ष का अभिनंदन है। जबलपुर शहर डटे हुए मैं तो समझा चले गए। नहीं हूँ मैं, आपका अभिनंदन जब तक नहीं होगा जब तक मैं कैसे जा सकता हूँ डॉक्टर साहब? अरे नहीं, मैं आपका सेवक हूँ, आपका शिष्य हूँ, ये मैं कहूँगा। कुछ विशेष कार्य आ गया था। व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। वदंबुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम कलौमलौघ पहारहारि सर्वतीर्थनायकम सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। मंच पर विराजमान सम्मानीय डॉक्टर संजय वर्मा जी इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार और जिनको विगत अनेक वर्षों से नर्मदा समग्र के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मैं समाज के अंदर अत्यंत सक्रिय सहभाग करते हुए प्रमुख भूमिका में देखता हूँ। ऐसे आदरणीय श्रीमान विनोद शर्मा जी, सम्मानीय अभिषेक मिश्रा जी, श्याम श्रीवास जी, अजय अग्रवाल जी, सम्मुख विराजमान मेरे प्रिय मित्र और हम सबके अत्यंत प्रिय जबलपुर के गौरव, फोटोग्राफी की तुलना में जिनका जवाब नहीं, ऐसे मुकुल यादव जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं तो पूरे भारत के अंदर प्रकृति के चित्रण का मुझे लगता है कि एक अलग ही मापदंड स्थापित किया है। बड़ी शांति के साथ वो पिछले पौने 2 घंटे से इस संसद का आनंद ले रहे हैं मेरे साथ ही। पर मैं जानता हूँ कि उनकी व्यस्तता भी रहती है और उनका कार्य भी किस स्तर का है, हम सब शायद उस बात को जानते हैं। अरविंद जी, जिनको हम सब लगभग जानते ही हैं, वॉक एंड ग्रीन के माध्यम से देवताल और उसके आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, अधिवक्ता हैं
बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कोर्ट में भी जल संवर्धन जल संरक्षण की बातें करते हैं। उनके पीछे वाली क्रम में हमारे रवि बर्मन जी हैं, प्रदीप जी हैं, दिनेश चौधरी जी हैं, पीछे सभी परिचित चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। मकसूद जी यहाँ दिख रहे हैं, वहाँ पर हमारी तीनों बहनें दिखाई पड़ रही हैं, सोनिया वगैरह सभी लोग बैठे हुए हैं। और जो बच्चे यहाँ पर हैं और 2-3 बच्चे यहाँ से अपना उद्बोधन दे करके चले गए, ये लोग बड़े होकर के बड़े नेता बनेंगे जो अपना उद्बोधन दे करके चल जाते हैं। ऊँट के पाँव पालने में दिखते हैं, जो लोग चले गए वो बड़े नेता बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब क्योंकि 3 मिनट का समय सभी के लिए दिया गया है, बहुत कुशल मंच है, अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि मैं भी 3 मिनट में आप इस बात को कैसे कहूँ कि जिस बात के ऊपर अगर थोड़ी भी गंभीरता से बात की जाए तो 3 घंटे का विषय, 3 मिनट के अंदर इसको समेटा नहीं जा सकता। और इसलिए मैंने इसको जो शुरुआत में मैं पॉइंट्स वगैरह देख रहा था कि और क्या कहा जा सकता है, क्या विचार हो सकता है, इसको बंद कर देता हूँ। पूरी बात को आज की संसद और फिर इस विषय के जो मेरा चिंतन है, जो बहुत पहले से, मतलब जब मैं विद्यार्थी था तब भी मेरे मन में यह भाव था और आज भी मेरे मन में यह भाव है कि नर्मदा मेरी माँ है। नर्मदा माँ छोटे थे तो तैरते थे, नर्मदा जी के अंदर छलांग लगाते थे। कई बार ऐसा भी होता था, बहुत छोटे थे तो कभी मूत्र विसर्जन भी हो जाता था नर्मदा जी। तो छोटा बच्चा, उसको क्या मालूम, माँ की गोद में कभी पेशाब कर देता है, पर माँ भी कितने प्यार से उसको साफ करती है। और माँ उस मामले में कहीं भी जरा भी संकोच नहीं करती कि मेरी साड़ी खराब हो गई या मैंने कितना अच्छा ड्रेस पहन रखा था उसके ऊपर धब्बा पड़ गया। माँ के अंदर ये भाव नहीं था। और फिर बड़े हो गए, जब बड़े हो गए तो मैंने नर्मदा जी में स्नान करना बंद कर दिया। और मुझे लगता है कि शायद 35 वर्ष तक मैंने नर्मदा जी में स्नान नहीं किया, इस भाव से ये तो माँ है, इनके अंदर कैसे स्नान करें। और अब हम बड़े हो गए हैं, पहले छोटे थे, संकोच नहीं था। अब एक डॉक्टर साइंटिफिक माइंड है, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हर चीज को विज्ञान की तुला पे तोलने वाले लोग हैं। और मन में भाव ये, फिर कुछ दिनों पहले बहुत मजेदार घटना हुई। बाबा कल्याण दास जी के पास बैठा हुआ और बाबा जी से मैंने कहा, बाबा जी मैं, उन्होंने कहा कि अब उस दिन हम लोग जाने वाले थे नीचे स्नान करने के लिए सब लोग। तो मैंने बात करते करते बाबा जी को कहा कि बाबा जी ये सब लोग तो नहाएंगे परिवार के और मैं तो किनारे से देखूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरे मन में ये भाव है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो बात हम सब के लिए एक मार्गदर्शक तत्व है जीवन के लिए। बोले तुम्हारी उम्र कितनी? मैंने कहा 65। बोले नर्मदा जी की उम्र कितनी? मैंने कहा 4 करोड़ वर्ष। तो बोले ऐसी माँ जिसकी उम्र 4 करोड़ है और तुम 65 साल के हो, तुमको लगता है कि तुम बड़े हो गए? उसके लिए तो तुम बच्चे ही हो। बहरहाल उस दिन मैंने फिर बहुत सालों के बाद नर्मदा जी में स्नान किया और एक अद्भुत आनंद की अनुभूति। जल का विषय नर्मदा जी को छोड़ देते हैं, ज्यादा बात नहीं करता हूं, जल की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जल के विषय में एक बहुत बड़ा असंतुलन है। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा,
इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र की सतह बढ़ती जा रही है और वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं कि अगर समुद्र की सतह इसी प्रकार उसका स्तर अगर बढ़ता रहा तो हॉलैंड वगैरह ये देश, मुंबई का जो रिक्लेमेशन एरिया है वो सब समुद्र के अंदर डूब जाएगा। पहले कभी नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है, हम सब जानते हैं, द्वारका डूब गई। तो इन सारी बातों को जब हम देखते समझते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है, वो ये है कि प्रकृति अपने आप को संतुलित करने का प्रयत्न करती रहती है। अगर मनुष्य उसके अंदर छेड़खानी ना करे, मनुष्य छेड़खानी करेगा तो प्रकृति निश्चित रूप से असंतुलित हो जाएगी। युद्ध चल रहा है, अब युद्ध के चलते चलते उस दिन मैं देख रहा था, एक टेलीविजन के ऊपर एक शो दिखा रहे थे कि अगर दोनों पक्षों की तरफ से, नाटो की तरफ से और रशिया की तरफ से, अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय किया जाएगा तो उससे क्या होगा? पहले तो सारा विश्व जल उठेगा, फिर उस जलते हुए विश्व से जो धुआं निकलेगा वो धुआं सूर्य को घेर लेगा और उसके इतने घने बादल बनेंगे कि पूरे पृथ्वी के ऊपर हिमयुग आ जाएगा, पूरी पृथ्वी जम जाएगी, सारे समुद्र, सारे पानी के स्रोत ये सब जम जाएंगे और जो बची हुई जनसंख्या है, जो जलने से बच गई है, वो पानी के ना होने के कारण, जल स्रोत ना होने के कारण, सारे जल स्रोत जम जाने के कारण मर जाएंगे। बहुत मुश्किल से कुछ 0.1% लोग बचेंगे और जो बचेंगे वो भी ऐसे रिमोट एरियाज में बचेंगे कि जहां पर किसी कारण से उस जल का संरक्षण गुफाओं के अंदर या और अन्य स्थानों के अंदर हुआ है, जहां पे पानी पी करके वो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल निकाल देंगे और फिर जब वो बादल हटेंगे, जब वो धुआं हटेगा और सूर्य फिर से प्रकट होगा और पृथ्वी के ऊपर के पानी को फिर पिघलाएगा, फिर पिघले हुए पानी के अंदर से भाप बनेगी, भाप बादल बनेंगे, बादल बरसेंगे और फिर नदियां बहने लगेंगी, तब ये प्रकृति फिर से संतुलित होगी। तो यदि हम इस असंतुलन को रोकना चाहते हैं तो इस विषय को बहुत गंभीरता से समझना आवश्यक है और ये देखने के बाद, इस पूरे विषय को पढ़ने के बाद हमारे ध्यान में आता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम बेबस हैं, असहाय हैं। पर वास्तव में हम असहाय हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक जज्बा है और जैसा प्रारंभ में कहा गया कि गिलहरी का योगदान, राम के सेतु में एक गिलहरी ने कुछ बालू के कण पत्थरों के बीच में लगाए, उससे पता नहीं कितने पत्थर आपस में चिपक पाए, परंतु राम का ध्यान उस गिलहरी की तरफ गया और उन्होंने बड़े प्यार से उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरा, उसको आशीर्वाद दिया और उसके जीवन को धन्य कर। हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, हम सेतु बना सकते हैं कि नहीं, सेतु के बीच में हम रेत डाल करके बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ सकते हैं कि नहीं, ये अपना अलग विषय है। और हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। अपने जीवन को धन्य करने के लिए ये सब करना आवश्यक है। नर्मदा जी के किनारे की सफाई करना ये सांकेतिक है। ये नर्मदा जी जो 1000 किलोमीटर से अधिक बह रही है, उनके दोनों किनारों को कहाँ साफ करेंगे? हम 100 मीटर के एक पैच को साफ करके अपने आप को धन्य करते हैं, अपने अंदर के मल को साफ करते हैं। नर्मदा जी को साफ करना हमारे बस की बात नहीं है, वो खुद कर लेती हैं, वो हम सब का मल ले जाती हैं। बहुत सारी बातें इस विषय के साथ साथ आई, तो हाथ भी उठवाए गए कि कितने लोगों के घर में हैं। तो मैं आप सबको आग्रह करता हूँ, जिसको देखना हो कि जल संवर्धन की वाटर हार्वेस्टिंग पिट कैसे बना हुआ है,
या उसकी व्यवस्था क्या है। आपका स्वागत है। पचपेड़ी स्थित हमारे निवास के ऊपर हमने उसको बनवाया है। बड़े आग्रह पूर्वक 2012-13 में घर बना था, तब से बना हुआ है। आकर के जरूर देखें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनता है। पर संजय जी, मेरा इसमें जबलपुर के समस्त इंजीनियर्स और समस्त कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में, उनके प्रति मेरे मन में बड़ी दुर्भावना इस बात को लेकर के है कि कोई भी इस विषय को गंभीरता से नहीं लेता और कोई भी अपने क्लाइंट को ये सुझाव नहीं देता कि वाटर कंजर्वेशन आप करके देखिए। 20-25 हज़ार रुपए की कुछ राशि शायद जमा की जाती है उसके लिए नगर निगम में, कि अगर आपने वो कंजर्वेशन पिट बना लिया तो आप दिखा करके उस राशि को क्लेम करो। वो राशि लेने कोई नहीं जाता और नगर निगम के पास ना तो इतनी फुर्सत है और ना ही उसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि वो लोगों से कहे कि भैया अपना 25,000 ले जाओ, हमारे आदमी को ले जाके दिखाओ कि वाटर कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर, ये भी बहुत लंबा विषय है। जैसा मैंने कहा कि विषय कुल मिलाकर के 2-3 घंटे का है। बहुत देर तक इस बारे में बात की जा सकती है। 3 मिनट तो बहुत ही कम समय है। सभी बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से, और जो सीमित समय था 3 मिनट का, उसके अंदर अपने विचारों को रखा और कई बातों को उन्होंने सामने लाया। इस पर से ये भी मुझे लगा कि सबके मन के अंदर भाव बड़े अच्छे हैं और वो भाव मुझे लगता है कि उनके संवर्धन की आवश्यकता है, उन भावों के संरक्षण की आवश्यकता है, उन भावों के संवर्धन की आवश्यकता है। प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं तो पूरे विश्व में इस प्रकार की जल संसद होना ही चाहिए। ये मैं आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, अर्थात आजकल जिसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कहते हैं, उनको हम ये पत्र लिखेंगे। बल्कि मैं चाहूँगा कि अगर बच्चे इस पत्र को लिखें कि जल संसद का आयोजन प्रतिवर्ष होना चाहिए, भारत में प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्यतः होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए वो अटेंड करना कंपलसरी होना चाहिए। एक बात और बता दूं कि शायद पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा हो गया होगा, मैं शावर से नहीं नहाता। आधी बाल्टी पानी लगती है मुझे नहाने में, आधी बाल्टी, उससे अधिक पानी लगता नहीं। मैं ठीक ठाक तो दिख ही रहा हूँ, दाढ़ी करने के लिए आधा मग्गा और ब्रश करने के लिए 1 मग्गा, इतना ही पानी लगता है, इससे अधिक पानी लगता नहीं। परम पूजनीय सुदर्शन जी हमारे यहाँ पर रुके थे 2000 में, तो तब की बात है कि उनको पानी जब लेकर के पहली बार मेरी पत्नी उनके लिए पानी लेकर के आई, तो उन्होंने कहा कि वही जो पहले कहा था कि भाई पूरा गिलास भर करके पानी, तो उन्होंने कहा कि आधा गिलास पानी ही लाया करो, ठंड के दिन दिसंबर में आए, तो उन्होंने कहा था कि आधा गिलास पानी दिया करो ताकि पानी वेस्ट ना हो। आधा गिलास पानी बचाने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। जहां 33 करोड़ 34 करोड़ लीटर की बात हो रही है प्रतिदिन, उसमें 150 ml से कितना फर्क पड़ेगा? पर फर्क मानसिकता में पड़ता है, फर्क विचारों में पड़ता है, फर्क सोच में पड़ता है, और ये सोच ही अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में एक क्रांति का जन्म देती है, और उस क्रांति का नाम होना चाहिए जल संरक्षण। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में, यद्यपि रविवार का दिन है और मुझे एक संभावना थी कि भोपाल निकलना पड़े, और इसलिए मैंने थोड़ा संशय का वातावरण है ऐसा उनको बता दिया था विनोद जी को, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस कार्यक्रम में रह पाया, आप सबके बीच में आ पाया, और आप लोग सब सम्मान करेंगे, पर मुझे लगता है कि वो सम्मान मेरा नहीं, वो सम्मान स्वर्गीय अनिल दवे जी का है, वो सम्मान स्वर्गीय अमृतलाल जी का। इसलिए उन्हीं को अपने अंदर समाहित मानकर मैं आपके द्वारा किए गए सम्मान को सीखा।